जय हिंद साथियों। 11 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का डेली एनालिसिस आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट रैंकिंग एंड हाउ मेनी कंट्रीज डज इट हैव वीज़ा फ्री एक्सेस टू। ठीक है, आपको ये बताना है लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है और इंडियंस को कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इंडियन आपके इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, पहली चीज़ ये पूछी गई है, और दूसरी चीज़ ये पूछी गई है कि इंडियंस को कितनी कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है। ठीक है, बिना वीज़ा के जो है एक्सेस मिल सकता है, वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 50th पोजीशन इन 40 कंट्रीज, मतलब इंडिया की पोजीशन 50th है और वीज़ा मतलब 40 कंट्रीज में इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है। ठीक है, ये मतलब है ऐसे ऑप्शंस का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 120th पोजीशन है 90 कंट्रीज, थर्ड ऑप्शन है 100th पोजीशन 75 कंट्रीज, और लास्ट ऑप्शन है 80th पोजीशन 62 कंट्रीज। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 80th पोजीशन और 62 कंट्रीज। ठीक है, अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ है और इस लॉन्च के बाद ये पता चला है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 80th है, मतलब 80 पोजीशन पे है इंडिया की रैंक, और 62 कंट्रीज 62 कंट्रीज में इंडिया की जो है वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है। ठीक है, वीज़ा फ्री एक्सेस मतलब वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी 62 कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और पोजीशन कौन सी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो 80th पोजीशन है। ठीक है, तो आपको दोनों डायमेंशन याद रखना है, कौन सी रैंक है और कितनी कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है इंडियंस को। ठीक है, तो 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है और 80th पोजीशन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 62th पोजीशन है और 80 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशन 80th है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग्स रही हैं वो 1780s में ही रही हैं, 70s में तो कम ही है, 80s में ज़्यादा रही, कभी 85, 86, 83, 82 ऐसे करके। ठीक है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 80th पोजीशन है और वीज़ा फ्री एक्सेस जो है वो 62 कंट्रीज में इंडियंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि कौन नंबर वन पे है। तो नंबर वन पे 6 कंट्रीज है, कौन कौन सी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ठीक है, तो इन लोग ने टॉप स्पॉट हासिल किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो ये इनके इनके पासपोर्ट से आपको क्या होगा, 194 डेजिग्नेशंस में वीज़ा फ्री एक्सेस होगा। ठीक है, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, कितनी डेस्टिनेशंस में, 194 डेस्टिनेशंस में। ठीक है, बड़ी बात है ये, और इंडिया को कंपैरेटिवली 62 कंट्रीज में ही सिर्फ वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एक्सेस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज एक बार देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस गर्लफ्रेंड के साथ जीएफ के साथ जाएंगे वीज़ा फ्री जाएंगे। ठीक है, वीज़ा फ्री जाएंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो वीज़ा फ्री कंट्रीज जो हो गई हैं, मतलब जो वीज़ा फ्री मतलब यहाँ पे हेनले पासपोर्ट में जो पहले शुरुआती कंट्रीज है वो हैं जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो जिस गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे वीज़ा फ्री जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे एक और क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पे नहीं है। ठीक है, या कौन सी कंट्री है जो टॉप पे है, तो ऐसे 6 कंट्रीज है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे प्रोबेबल क्वेश्चंस पोटेंशियल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जिस गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे वीज़ा फ्री जाएंगे। वीज़ा फ्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग है उस पर ये कंट्रीज जिस और जीएफ, ये कंट्रीज जो है सबसे टॉप पे है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में सबसे कंट्रीज जो टॉप पे है वो है जिस और जीएफ, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जिस गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे वीज़ा फ्री जाएंगे। ठीक है, वीज़ा फ्री जाएंगे। जिस गर्लफ्रेंड से कैसे याद रखेंगे, तो जे से है जापान है आपका, आई से है इटली, कंफ्यूज नहीं होना है इंडोनेशिया या किसी और कंट्री से। ठीक है, एस से है स्पेन, एस से है सिंगापुर। ठीक है, दो ऐसे हैं यहाँ पे, एक ऐसे है स्पेन और एक ऐसे सिंगापुर, और जर्मनी है जी से और एफ से है फ्रांस। ठीक है, तो जिस गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे वीज़ा फ्री जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉप कंट्रीज हो गई। इंडिया के बारे में हम लोग ने देख लिया, इंडिया में क्या है, इंडिया की 80th पोजीशन है और 62 कंट्रीज में वीज़ा
फ्री एक्सेस या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है साथियों, तो हम लोग ने यहाँ पे सारे डायमेंशन कवर कर लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है विच स्पोर्ट इज दिव्य कीर्ति सिंह एसोसिएटेड विद। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है इक्वेस्ट्रियन और लास्ट ऑप्शन है शूटिंग। ठीक है, तो आपको बताना था दिव्य कीर्ति सिंह जो है किस खेल से एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है ऑप्शन सी इक्वेस्ट्रियन से। ठीक है, तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसमें, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। ठीक है, ये घोड़े वाली जो खेल होता है, जो घोड़े वाला स्पोर्ट्स होता है, हॉर्स राइडिंग वाला, उसको इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन कहते हैं उसको। तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड है, इनका जो स्पोर्ट्स है वो है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, और दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ से आती है, ये राजस्थान से आती है। ठीक है, राजस्थान से आती है। ठीक है, याद रखिएगा दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डी से नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, डी के बाद आता है ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो दिव्य कीर्ति सिंह किससे एसोसिएटेड है, तो डी के बाद आता है ई से होता है इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से होता है इक्वेस्ट्रियन, याद रखिएगा। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आती है, ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड भी दिया गया है, तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि दिव्य कीर्ति सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है, फिर आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है, कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, या द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला है, और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो डी के बाद आता है जस्ट ई से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। ठीक है, ई से इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ई से इक्वेस्ट्रियन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, थीम बेस्ड। तो आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 की थीम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ओवर आर्किंग थीम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 की ओवर आर्किंग थीम क्या थी, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ब्रेकिंग बैरियर्स इनोवेट एंड एलिवेट, सेकेंड ऑप्शन है इग्नाइटिंग आइडियाज फॉर न्यू टुमारो, थर्ड ऑप्शन है स्टार्टअप्स बायोनरिंग प्रोग्रेस, और लास्ट ऑप्शन है स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक सेलिब्रेट किया। कब से कब तक, तो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक ये लोग सेलिब्रेट करेंगे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। ठीक है, और इस बार की थीम क्या होगी, स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टार्टअप्स में क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। ठीक है, आप कितना भी पैसा उससे कमा सकते हैं, कितना भी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, कितना भी प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हैं स्टार्टअप से। ठीक है, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है उसमें, ऐसे याद रखेंगे कि स्टार्टअप्स में जो होता है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, और यही इस बार की थीम है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की थीम है। ठीक है, ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक। ठीक है, पूरे वीक भर में ये मनाया जाएगा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। और इस बार की थीम क्या होगी, स्टार्टअप में जो होता है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, इस बार की थीम यही होगी, इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बाय इंडियन नेवी। ठीक है, हाल ही में इंडियन नेवी ने नया मेल ड्रोन लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। आपको ये बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, नाम क्या है किसका, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का। ठीक है, मेल का फुल फॉर्म होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है, आपको ये बताना था। और आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है भारत नेत्र, सेकंड ऑप्शन है भारत आई, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, और लास्ट ऑप्शन है भारत ड्रोन लाइनर।
ठीक है। इन चारों में से इंडियन नेवी ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है इंडिजिनस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है ये इंडियन नेवी का ड्रोन है, याद रखिएगा किसका ड्रोन है, तो ये नेवी का ड्रोन है। ठीक है, नेवी का ड्रोन है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं नाव पे दृष्टि रखना। ठीक है, नाव पे दृष्टि रखना। ठीक है, नाव पे दृष्टि रखना। तो नाव से क्या है, नाव से मतलब होता है नेवी। ठीक है, नेवी, नाव से नेवी, और दृष्टि मतलब दृष्टि से होगा ड्रोन। ठीक है, दृष्टि जो है 10 स्टार लाइनर ये इंडियन नेवी का ड्रोन है। ठीक है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ठीक है, ना कि ये शॉर्ट एंड्योरेंस है या लॉन्ग एल्टीट्यूड शॉर्ट एंड्योरेंस है। ठीक है, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, तो याद रखेंगे नाव पे दृष्टि रखना है। ठीक है, नाव पे दृष्टि रखना है। नाव से है इंडियन नेवी और दृष्टि से है जो ड्रोन उन्होंने लॉन्च किया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, और दृष्टि का स्पेसिफिकेशन क्या है, मेल। ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पैसा डैशबोर्ड प्रोवाइडिंग रियल टाइम अपडेट्स ऑन पीएम स्वनिधि मिशन स्कीम्स प्रोग्रेस। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम को, पीएम स्वनिधि एक स्कीम है, उसकी प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए डैशबोर्ड निकाला गया है, पैसा डैशबोर्ड। तो ये किस मिनिस्ट्री ने निकाला है आपको ये बताना है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि पीएम स्वनिधि मिशन जो है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री की है, तो आप बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि पैसा डैशबोर्ड किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, पैसा डैशबोर्ड किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, और लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो पैसा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने पैसा डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है। और किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है उसकी प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है उसकी प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए क्या किया गया है, पैसा डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, क्या चीज़ लॉन्च किया है, पैसा डैशबोर्ड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अर्बन एरियाज में पैसा है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे, रूरल एरियाज में तो है नहीं, अर्बन एरियाज में ही सब जाते हैं नौकरी करने। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्बन एरियाज में पैसा है। अर्बन एरियाज मतलब अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है पैसा डैशबोर्ड। ठीक है, पैसा डैशबोर्ड। ठीक है, पैसा डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है। पैसा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, पैसा कहाँ पे है, तो अर्बन में है पैसा, तो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पैसा डैशबोर्ड। किसके लिए लॉन्च किया है, तो पीएम स्वनिधि की प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए, जो भी अपडेट होंगी, रियल टाइम अपडेट्स होंगी पीएम स्वनिधि स्कीम की, उसको अपडेट करने के लिए, उसको मतलब अपडेट रियल टाइम अपडेट्स को अपलोड करने के लिए पैसा डैशबोर्ड जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसलिए ये स्कीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये स्कीम कब शुरू हुई थी। तो ये स्कीम शुरू हुई थी लॉकडाउन पीरियड में, जून 1 2020 में। ठीक है, जून 1 2020 में पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, रैशनल क्या था, तो ये क्या कर रहा था, तो आपको पता होगा लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, और जो ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, या ऐसे रेहड़ी वाले हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस थे उनके, वो सब ठप हो गए थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उनको इकोनॉमिक पुश देने के लिए, उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो फिर से अपने बिजनेस को शुरू कर सके, पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए गए थे स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि अफेक्ट हुए थे कोविड-19 लॉकडाउन में। ठीक है, तो कोविड-19 लॉकडाउन में जो भी छोटे
बिजनेस वाले, जैसे हम लोग सड़क पे देखते हैं, सड़क पे जो ठेला लगाए रहते हैं, रेड़ी वाले होते हैं, ठीक है, चाट वाले, ये वाले, वो वाले, फ्रूट वाले, फ्रूट चाट वाले, तो ये सब जो थे, जिनका जिनका जो है बिजनेस ठप हो चुका था, उनको लोन्स प्रोवाइड किए गए थे अफोर्डेबल रेट पे। तो इस जो लोन प्रोवाइड किए गए थे वो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। और ये जो ठेले वाले थे, ये कहाँ पे थे, तो ये अर्बन एरियाज के ठेले वालों को ये जो है वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए गए थे पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर, ठीक है। तो इसमें फंडिंग अथॉरिटी कौन सी है, फुली फंडेड, मतलब क्या है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। हम लोग ने देखा 2020 में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से मतलब 2019-2020 में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया था। उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी। और कहाँ के ठेले वाले थे, तो अर्बन एरियाज़ के जो ठेले वाले थे, उनको ये सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स को सपोर्ट वर्किंग कैपिटल लोन्स देने के लिए किनको चुना गया था, तो स्ट्रीट वेंडर्स जो थे वो अर्बन एरियाज़ के स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, ना कि रूरल एरियाज़ की स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाला एक बात है कि ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, जिसमें अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग ने देखा, कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना, इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट को इंसेंटिवाइज करना, और रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आपने अगर कुछ भी परचेज किया है ठेले वाले से और उसने क्यूआर कोड लगा रखा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको भी, जैसे आपने 100 रुपये का कुछ भी सामान खरीदा, तो उसको भी कुछ इंसेंटिव मिल जाता था, और ठेले वाले को भी कुछ इंसेंटिव मिल जाता था। मान लीजिए हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपये, हर ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये, तो इस तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन वो भी जो करवाता था उसको रिवॉर्ड किया जाता था पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर, ठीक है। अब हम लोग लोन के टर्म्स देख लेते हैं। तो पहला लोन जो मिलता था वो 10,000 का होता था। दूसरा लोन, अगर आपने अच्छे से 10,000 का लोन रीपे कर दिया, फिर 20,000 का लोन, और फिर 50,000 तक का लोन, ठीक है। तो यह आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे था, रिपेइंग आपकी हैबिट पे था कि कितने तक का लोन आपको दिया जा सकता था, ठीक है। तो अप टू 50,000 जो था लोन दिया जा सकता था। और जो लोन प्रोवाइड किया जाता था वो विदाउट कोलैटरल्स किया जाता था, ठीक है। कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता था, कोई भी कोलैटरल नहीं रखा जाता था। जो भी लोन्स दिया जाता है पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर, वो कोलैटरल फ्री रहता है, ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है। लैंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं लोन पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। अर्बन एरियाज के स्ट्रीट वेंडर्स को कौन कौन लोन प्रोवाइड कर सकता था पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या थी, जो भी बेनिफिशियरीज थे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंदर आते थे, जिनको नोटिफाई किया गया था, वो सारे एलिजिबल थे इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में जिन जिन स्ट्रीट वेंडर्स को नोटिफाई किया गया था, वो जो है वर्किंग कैपिटल लोन्स अवेल कर सकते थे पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2015 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, मतलब नोटिफाई किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को, जिसको एक बेसिस बनाया गया था पीएम स्वनिधि स्कीम की एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, ठीक है। बेनिफिशियरीज कौन थे, लगभग सारे ही स्ट्रीट वेंडर्स जो एंगेज थे वेंडिंग एरिया, मतलब वेंडिंग करने में अर्बन एरियाज में, उनको बेनिफिशियरी बनाया गया था, ठीक है। तो लगभग सारे ही स्ट्रीट वेंडर्स इसमें जो है वर्किंग कैपिटल अवेल कर सकते थे, ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या थी, तो 7% पर एनम जो थी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है। 7% पर एनम दी जाती थी ऑन 6 मंथली बेसिस, ठीक है, ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट, ठीक है। अर्ली पेमेंट या टाइमली पेमेंट पे क्या है, 6-7% तक की जो है क्रेडिट कर दी जाती थी इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। इंटरेस्ट में भी सब्सिडी मिलती थी, ठीक है। 7% की जो है सब्सिडी मिलती थी, ठीक है। लोन तो पहले ही कोलैटरल फ्री था, और उसके बाद जो लोन था, इंटरेस्ट जो देना पड़ता था, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती थी 7% पर एनम तक की,
ठीक है, ऑन 6 मंथली बेसिस ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट। ठीक है, टाइमली या अर्ली रिपेमेंट करने पे नेक्स्ट लोन लेने पे क्या होता था, 7% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाती थी। ठीक है, क्रेडिट लिमिट्स एक्सटेंशन हो जाता था, कई बार क्रेडिट लिमिट के लिए एक्सटेंशन भी मिल जाता था अगर टाइमली और अर्ली रिपेमेंट कर दिया गया है। और इसके बाद क्या होता था, जो भी अर्ली रिपेमेंट करता था वो एलिजिबल हो जाता था हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था अगर कोई सही से पे कर देता है, टाइमली पे कर देता है पहले 10,000 लेने के बाद, तो उसे 20,000 दिया जाता था। ठीक है, और अगर फिर 20,000 उसने सही से दे दिया, टाइम पे दे दिया, अर्ली रिपेमेंट कर दी, तो वो 50,000 तक का एलिजिबल हो जाता था स्ट्रीट वेंडर, जो भी अर्बन एरिया के स्ट्रीट वेंडर में था। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है पीएम स्वनिधि स्कीम का, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में। ठीक है, सिडबी जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है पीएम स्वनिधि स्कीम का। ठीक है, और पीएम स्वनिधि स्कीम को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हमारा ये स्कीम पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्वनिधि स्कीम कब आई थी, तो याद रखिएगा ये, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में जो भी अर्बन वेंडर्स, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को जो नुकसान हुआ था उसको डील करने के लिए ये पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी। कब आई थी, लॉकडाउन पीरियड में 2020 में आई थी। ठीक है, 2020 में आई थी। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, जो भी छोटे छोटे वेंडर्स थे, छोटे छोटे स्ट्रीट अर्बन वेंडर्स थे, उनको कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन्स प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था और रैशनल था। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देख ली हम लोग ने 2020। ठीक है, और रैशनल क्या था, वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना था। ठीक है, फंडिंग कैसी थी, तो फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व थी, और ये 100% जो है फंडिंग कर रही थी। इसमें स्टेट्स को कुछ भी पैसा नहीं देना था, जिसका मतलब ये था कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम थी। ठीक है, लोन टर्म्स क्या क्या थे, तो पहली बार आपको लोन 10,000 तक का मिल जाता था। टाइमली रीपेमेंट करने पे इसको बढ़ा के लोन की जो क्वांटम है, लोन की जो राशि है, अमाउंट है, उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया जाता था। 20,000 में भी आपकी अच्छी रेगुलर हैबिट है रीपेमेंट करने की, अर्ली पेमेंट करने की या टाइमली पेमेंट करने की, तो ये लोन बढ़ा के कर दिया जाता था 50,000 तक का। ठीक है, तो 50,000 तक का लोन जो है मिल जाता था पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ हम लोग ने देखा जो भी लोन्स है उसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना है, विदाउट कोलैटरल जो है लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे छोटे छोटे स्ट्रीट अर्बन वेंडर्स को। ठीक है, लेंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी थी, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, एनबीएफसीज थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे। ठीक है, एलिजिबिलिटी किस बेसिस पे डिसाइड होनी थी, तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंतर्गत जो भी नोटिफाई किए गए थे वो सारे ही एलिजिबल हो गए थे पीएम स्वनिधि स्कीम की अंदर एज अ बेनिफिशियरी। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना था, तो अगर टाइमली रिपेमेंट होता है तो 7% पर एनम का क्रेडिट हो जाता था ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट्स। और ये काम कैसे करता था, तो ये 6 मंथली बेसिस पे काम करता था। ठीक है, ऑन अ 6 मंथली बेसिस। ठीक है, ये क्रेडिट लिमिट्स एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग ने देख लिया लोन टर्म्स में कि कैसे कैसे क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाती थी। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है, तो सिडबी जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। और एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है ये वाली स्कीम को, तो 2024 तक ये स्कीम एक्सटेंड की जा चुकी है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर तरीके से टेबल फॉर्म में बनाया है ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें 5-6 चीज़ें जो भी डायमेंशन है इसके आराम से याद हो जाए। ठीक है, कौन कौन से डायमेंशन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है 2020 में आई थी, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, अर्बन वेंडर्स को क्रेडिट देगी। ठीक है, अर्बन वेंडर्स को क्रेडिट देगी, अर्बन वेंडर्स को कोलैटरल फ्री क्रेडिट देगी। ध्यान दीजिएगा, लोन लिमिट्स क्या क्या होती है, क्रेडिट लिमिट्स 10,000, 20,000, 50,000। ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000। ठीक है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट है। ठीक है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है, 7%। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन है 7%। और एक्सटेंड कहाँ तक, कब तक कर दिया गया है, 2024 तक। ठीक है, देखिए ये 5-6 डायमेंशन है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और पीएम स्वनिधि से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए पैसा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, पैसा पोर्टल, पैसा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, पैसा डैशबोर्ड इसी पीएम स्वनिधि स्कीम की जो प्रोग्रेस है, जो भी अपडेट्स हैं उसको नोटिफाई करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए पैसा डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव ज्वाइंड इंडियाज
43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, ठीक है। तो किस कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इंडिया को ज्वाइन किया है इंडिया की 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में, ठीक है। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ये बात की थी अंटार्कटिक एक्सपेडिशन के बारे में, जिसमें रमन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हमको याद तो नहीं है, पर अगर आप देखेंगे तो डेली करंट अफेयर्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडिया की जो 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन है, उसमें कौन सी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, आपको ये बताना था। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है श्रीलंका एंड मालदीव्स, सेकेंड ऑप्शन है अर्जेंटीना एंड चिली, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और लास्ट ऑप्शन है मॉरिशस एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो मॉरिशस और बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया है इंडिया की 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में, ठीक है। 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन इंडिया की किसने ज्वाइन किया है, तो मॉरिशस और बांग्लादेश ने, ठीक है। मॉरिशस और बांग्लादेश में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कब डिसाइड हुआ था, तो ये अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुई थी 2022 में, उसमें यह डिसाइड किया गया था कि कोई भी अंटार्कटिक एक्सपेडिशन होगी उसमें बांग्लादेश और मॉरिशस के साइंटिस्ट इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मॉरिशस और बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया की 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन में ज्वाइन किया है। किसने किसने, मॉरिशस और बांग्लादेश, ठीक है। याद रखिएगा, मॉरिशस और बांग्लादेश, ठीक है, मॉरिशस और बांग्लादेश, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर विल 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल टेक प्लेस, ठीक है। तो आपको बताना है 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, कहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। क्या चीज़, नेशनल यूथ फेस्टिवल, कौन सा एडिशन, 27th, ठीक है। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, आपको ये बताना था। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और लास्ट ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको ये बताना था कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक को इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। नेशनल यूथ फेस्टिवल को जो इनॉग्रेट करेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कितने डायमेंशन हो सकते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है उसका कौन सा डायमेंशन, उसका कौन सा एडिशन है, तो 27th एडिशन है, ठीक है। 27th एडिशन है। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है नासिक में, ठीक है, नासिक में हो रहा है, ठीक है, ये नासिक में हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यूथ को सिक नहीं होना है, ठीक है, यूथ को अभी सिक नहीं होना है, ठीक है, यूथ सिक नहीं होते हैं, ठीक है, जो जवान लोग हैं वो सिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सिक से नासिक, ठीक है, सिक से नासिक, ठीक है, ठीक है, सिक से नासिक, ठीक है। इसको इनॉग्रेट कौन करेगा, इसको मोदी जी हमारे इनॉग्रेट करेंगे। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है माय भारत विकसित भारत @2047, बी द यूथ फॉर द यूथ, ठीक है, बी द यूथ फॉर द यूथ, ठीक है। आराम से याद कर लेंगे, यूथ फेस्टिवल की जो थीम होगी वो यूथ से ही रिलेटेड होगी, तो बी द यूथ फॉर द यूथ, बी द यूथ और फॉर द यूथ, ठीक है, बी द यूथ और फॉर द यूथ, ठीक है, बी द यूथ और फॉर द यूथ जो है थीम होगी। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा नासिक में, ठीक है, कहाँ पे होगा, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में। तो कैसे याद रखेंगे, यूथ को सिक नहीं होना है, ठीक है, सिक से याद रखेंगे नासिक, ठीक है, सिक्किम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, नासिक, ठीक है, नासिक, ठीक है, सिक कहाँ, सिक का मतलब नासिक, ठीक है, नासिक, ठीक है, यूथ का मतलब है सिक नहीं होगा तो नासिक, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी, बी द यूथ फॉर द यूथ, ठीक है साथियों। ये सा डायमेंशन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अटपडी कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड, ठीक है। अटपडी कंजर्वेशन कहाँ पे, कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व, अटपडी, ठीक है, अटपडी, ठीक है, अटपडी जो है कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है पुणे, सेकेंड ऑप्शन है नासिक, थर्ड ऑप्शन है सांगली, और लास्ट ऑप्शन है सतारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, पर महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपको ये बताना है। क्या चीज़, अटपडी
कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सांगली, ठीक है। सांगली जो है, सांगली में अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसे ही कंजर्वेशन रिजर्व डेवलप किया है जो कि होस्ट करेगा एंडेंजर्ड कैनिड्स और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। एंडेंजर्ड कैनिड्स, ठीक है, कैनिड कौन से होते हैं, वाइल्ड डॉग्स, वुल्स, जैकॉल्स और फॉक्सेस, ठीक है, ये कैनिड फैमिली के आते हैं, ठीक है। कैनिड फैमिली के आते हैं, कौन कौन से, कैनिड मतलब एक तरह से कुत्ता फैमिली आप समझ सकते हैं, वाइल्ड डॉग्स, वुल्स, जैकॉल्स और फॉक्सेस, ठीक है। तो ये कैनिड कैनाइन फैमिली, ठीक है, कैनाइन एक्चुअली में फैमिली के ये मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, वाइल्ड डॉग्स, वुल्स, जैकॉल्स और फॉक्सेस, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए महाराष्ट्र ने क्रिएट किया है अटपटी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अटपटी कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। सांगली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ क्या करेगा ये, तो ये कैनिड्स को होस्ट करेगा। कैनिड्स मतलब कैनाइन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको होस्ट करेगा, ठीक है। कौन कौन, डॉग्स जो हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, वुल्स हो गए, जैकॉल्स हो गए और फॉक्सेस हो गए, उनको ये होस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने जो है कंजर्वेशन रिजर्व डेवलप किया है, कंजर्वेशन रिजर्व स्टैब्लिश किया है कैनिड्स और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र ने। हो सकता है आपसे पूछ ले कि उस जो एंडेंजर्ड कैनिड्स को जो चीज़ कंजर्वेशन रिजर्व होस्ट करेगा उसका क्या नाम है, तो आपको ये भी याद रखना है अटपटी कंजर्वेशन रिजर्व है वो, ठीक है। अटपटी कंजर्वेशन है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सांगली महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। सांगली महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ठीक है, सांगली महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि कैनाइन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र ने ये जो है स्ट्रक्चर बिल्ड किया है जिसका नाम है अतपटी कंजर्वेशन रिजर्व, और ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे के, ठीक है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे के। इसमें जो वाइल्ड डॉग्स हैं, फॉक्स हैं, जैकॉल्स हैं, ये सब जो है इनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथियों आशा करते हैं यहाँ पे सारे डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम ऑफरिंग फ्री पिलग्रमेज टू अयोध्या धाम। तो किस इंडियन स्टेट ने रामलला दर्शन स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत निशुल्क अयोध्या धाम ले जाया जाएगा, निशुल्क यात्रा कराई जाएगी अयोध्या धाम के लिए, ठीक है। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है रामलला दर्शन स्कीम जिसके अंतर्गत जो है निशुल्क यात्रा कराई जाएगी, निशुल्क तीर्थ कराया जाएगा अयोध्या धाम तक, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर, अगर आप सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है प्रोवाइड करेगा नई फ्री पिलग्रमेज स्कीम जिनका नाम है रामलला दर्शन स्कीम, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बताया है कि इन्होंने लॉन्च किया है रामलला दर्शन स्कीम जिनके अंतर्गत जो है निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तीर्थ यात्रा कराई जाएगी लोगों को, कहाँ पे, अयोध्या धाम में, ठीक है, अयोध्या धाम में, जहाँ पे अभी 22 जनवरी को राम जी के लिए जो नया मंदिर बना है उसका उद्घाटन किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, ठीक है। तो रामलला दर्शन स्कीम छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश की स्कीम नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 20,000 रेजिडेंट्स को, 20,000 जो सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं जो छत्तीसगढ़ के, उनमें से मतलब जितने भी हैं उनमें से 20,000 हर साल जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से निःशुल्क तीर्थ यात्रा स्कीम जिसका नाम है रामलला दर्शन स्कीम में, ठीक है। रामलला दर्शन स्कीम किसकी स्कीम है, तो छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की स्कीम है रामलला दर्शन स्कीम, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं और वो सेकेंड टर्म के लिए री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो भूटान के कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टर्म के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन है जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, सेकेंड ऑप्शन है शेरिंग टोब्गे, थर्ड ऑप्शन है लोटे शेरिंग और लास्ट ऑप्शन है जिग्मे सांगे वांगचुक, ठीक है। तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान कौन बने हैं फॉर सेकेंड टर्म, मतलब री इलेक्ट हुए हैं
सेकेंड टर्म फिर से चुने गए हैं दूसरे टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरिंग टॉबगे। ठीक है, शेरिंग टॉबगे। ठीक है, शेरिंग टॉबगे जो है ये बने हैं भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर, मतलब नए प्राइम मिनिस्टर नहीं, वही प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये सेकेंड टर्म के लिए री इलेक्ट हुए। ठीक है, शेरिंग टॉबगे, याद रखिएगा, शेरिंग टॉबगे। ठीक है, शेरिंग टॉबगे। ठीक है, शेरिंग टॉबगे। ठीक है, तो जो शेयर करेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, शेयर से याद रखेंगे शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग जो जिसका जो नेचर होगा, जिसकी जो एटीट्यूड होगी, शेयरिंग वाली एटीट्यूड होगी, ठीक है, वो पीएम बनेगा। ठीक है, शेयरिंग वाली एटीट्यूड में पीएम बनेगा। शेयरिंग कहाँ, ये SHERING। ठीक है, शेयरिंग। ठीक है, तो शेयरिंग टॉबगे जो बने हैं वो भूटान के भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फॉर सेकेंड टर्म, री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टर्म के लिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेयरिंग टॉबगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, who has been appointed as new ambassador to वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत, सेकंड ऑप्शन है सेंथिल पांडेयन, थर्ड ऑप्शन है प्रीति सुडान और लास्ट ऑप्शन है मनमीत सिंह। ठीक है, इन चारों में से इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, आपको ये बताना था। और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंथिल पांडेयन। ठीक है, सेंथिल पांडेयन साहब जो हैं वो नए WTO के नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, इंडियन एम्बेसडर बने हैं टू WTO। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है सेंथिल पांडेयन। ठीक है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है ब्रजेंद्र नवनीत साहब को। ठीक है, जिनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। ठीक है, 31 मार्च 2024 के बाद जो इंडिया के नए एम्बेसडर बनेंगे टू WTO, टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो होंगे सेंथिल पांडेयन। ठीक है, सेंथिल पांडेयन। ठीक है, सेंथिल पांडेयन। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट टू WTO, सेंट टू WTO, सेंट। ठीक है, सेंट इनके नाम में ना, देखिए सेंट, SENT। ठीक है, सेंट टू WTO। ठीक है, WTO के एम्बेसडर कौन बने हैं, सेंट बने हैं। ठीक है, सेंट कहाँ है, तो सेंट कहाँ है, तो सेंट ये सेंथिल पांडेयन साहब। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने ब्रजेंद्र नवनीत साहब को सक्सीड किया है। ठीक है, किसको सक्सीड किया है, ब्रजेंद्र नवनीत साहब को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किसको सक्सीड किया है। ठीक है, और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो जिनीवा में है। ठीक है, जिनीवा में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो इंडिया ने किसको अपॉइंट किया है एज अ न्यू एम्बेसडर, तो वो है सेंथिल पांडेयन साहब। और सेंथिल पांडेयन साहब ने किसको सक्सीड किया है, तो सेंथिल पांडेयन साहब ने ब्रजेंद्र नवनीत साहब को सक्सीड किया है। ठीक है साथियों, सारे डायमेंशन यहाँ पे क्लियर हो गए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन स्टेट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी। ठीक है, तो किस इंडियन स्टेट ने MOU साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, किस चीज़ के लिए, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी डेवलप करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस स्टेट के साथ समझौता किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ओडिशा के साथ, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, इन चारों में से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, किस चीज़ के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा ने क्या किया है, जो फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है ओडिशा का, उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, MOU साइन किया है। इस MOU के अंतर्गत क्या होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। और GMP फैसिलिटी में क्या होगा, यहाँ पे एंथ्रैक्स और एंट्रोटैक्सिमा का जो है वैक्सीन डेवलप की जाएंगी। ठीक है, एंथ्रैक्स जो कि आप जानते हैं एक एनिमल डिजीज़ है, और एंटेरोटैक्सिमा भी एक एनिमल डिजीज़ है जिसकी जो वैक्सीन है वो डेवलप की जाएगी ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में ये डेवलप की जाएगी, कहाँ पे, बहरामपुर, ओडिशा में। ठीक है, बहरामपुर में। ठीक है, जो कि एक सैटेलाइट यूनिट है ओडिशा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ओडिशा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट की एक यूनिट है बहरामपुर में, वहाँ पे एंथ्रैक्स और एंटेरोटैक्सिमा का क्या किया जाएगा, वैक्सीन डेवलप की जाएगी। ठीक है,
ठीक है। तो फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट है, ओडिशा की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ये एमओयू साइन किया है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये ओडिशा ने किया है। ठीक है, ओडिशा ने ये समझौता किया है। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप की जाएंगी? तो एंथ्रैक्स डेवलप की जाएगी और एंटीरोटैक्सीमिया। ठीक है, एंटीरोटैक्सीमिया और एंथ्रैक्स की वैक्सीन यहाँ पे डेवलप की जाएंगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द न्यू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी सेट की गई है आरबीआई द्वारा, आपको ये बताना है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए, को सेटअप करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, आरबीआई ने कितनी सेट की है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 100 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 150 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 200 करोड़। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेट करने के लिए, सेट करने के लिए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सेटअप करने के लिए आरबीआई ने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी है वो रखी है 200 करोड़। ठीक है, कम से कम 200 करोड़ होने चाहिए, तब जाके आप जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए 200 करोड़ की जो है रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहले ये रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की थी, अब ये बढ़ा के कर दी गई है 200 करोड़। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ से 200 करोड़ की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, और क्या बोला गया है, और परमिट कर दिया गया है जो भी पेमेंट बैंक्स हैं, जैसे यूपीआई का पेमेंट बैंक है, वो अपग्रेड हो सकते हैं एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, अपग्रेड होने के लिए भी क्या चाहिए होगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 200 करोड़ है। ठीक है, तो जिन पेमेंट बैंक्स के पास भी अगर 200 करोड़ है तो वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें फाइनेंशियल रेजिलियंस स्ट्रांग होगा। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो भी फाइनेंशियल रेजिलियंस है वो इंप्रूव होगा और उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है इंश्योर की जाएगी इस वर्किंग कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कितनी चाहिए साथियों, 200 करोड़ रुपए। पहले कितनी चाहिए होती थी, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दोनों ही लिमिट आपको याद रखनी है। प्रीवियस लिमिट कितनी थी, प्रीवियस लिमिट थी 100 करोड़ रुपए और नई लिमिट कितनी है, तो 200 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रीवियस लिमिट थी 100 करोड़, नई लिमिट है 200 करोड़। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन बने हैं सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किसको अपॉइंट किया है एज सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरुणा नायर, सेकेंड ऑप्शन है कविता दास, थर्ड ऑप्शन है दीप्ति सिंघानिया और लास्ट ऑप्शन है कविश सचान। ठीक है, तो आपको बताना है सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड कौन अपॉइंट किए गए हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एकदम हाई लेवल की पोस्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणा नायर। ठीक है, अरुणा नायर जो है उनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड। ठीक है, सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो ये पहले जो थी ये इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस की ऑफिसर थी। ठीक है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस की ऑफिसर थी और अरुणा नायर पहली ऐसी आईआरपीएस ऑफिसर बनी है जो कि आईआरएमएस लेवल 16 पे आई है। ठीक है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लेवल 16 में ये पहली अपॉइंटी है। ठीक है, पहली अपॉइंटी है ये अरुणा नायर जी। ठीक है, पहली अपॉइंटी है अरुणा नायर जी जो कि सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट हुई है रेलवे बोर्ड के। ठीक है, तो ये पहले आईआरपीएस में थी और अब ये आ गई है सेक्रेटरी के बाद बनने पे ये आ गई हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लेवल 16 में। ठीक है, तो ये पहली ऐसी आईआरपीएस ऑफिसर है जो कि आईआरएमएस में एम्पैनल हुई है। ठीक है, आईआरपीएस मतलब इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस से ये एम्पैनल हुई है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में। ठीक है, इनका क्या नाम है, तो अरुणा नायर इनका नाम है। ठीक है, अरुणा नायर इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है साथियों, ये सेक्रेटरी बनी है रेलवे बोर्ड की। ठीक है, रेलवे बोर्ड की ये सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु वन द 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग नरेटर। ठीक है, तो एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग नरेटर का अवार्ड किसको मिला है आपको ये बताना है। ठीक है, एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग नरेटर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, सेकेंड ऑप्शन है बराक ओबामा, थर्ड ऑप्शन है जो बाइडन और लास्ट ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग नरेटर का अवार्ड किसको दिया गया है क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में, 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बराक ओबामा। ठीक है, तो बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं 2009 से 2017 तक, उनको 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में जो अवार्ड मिला है वो कैटेगरी किस कैटेगरी में मिला है, तो आउटस्टैंडिंग नरेटर की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज में काम किया था व्हाट वी डू ऑल डे द मिडल। ठीक है, ये नाम था डॉक्यूमेंट्री सीरीज का, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जहाँ पे इन्होंने नरेट किया था बराक ओबामा साहब ने, जिसकी वजह से इनको क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग नरेटर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च द बायू क्लीन एयर मूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो किस राज्य के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है बायू क्लीन एयर मूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, बायू, वायु नहीं है, बायू है, बायू। ठीक है, बायू। ठीक है, वायु नहीं, वायु मतलब होता है मतलब एयर होता है, इसका भी मतलब है एयर ही है, क्लीन एयर। ठीक है, तो आपको बताना है बायू जो क्लीन एयर मूवमेंट इनिशिएटिव है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है असम स्टेट स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सेकंड ऑप्शन है बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, थर्ड ऑप्शन है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बायू क्लीन एयर मूवमेंट किसने लॉन्च किया था आपको ये बताना था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने नई क्लीन एयर मूवमेंट स्कीम लॉन्च की है, नई क्लीन एयर मूवमेंट लॉन्च की है जिसका नाम है बायू। ठीक है, आसाम ने लॉन्च किया। ठीक है, आसाम ने लॉन्च की है बायू। ठीक है, बायू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं और से, आसाम ने लॉन्च किया है बायू। ठीक है, तो बायू है बी से। ठीक है, बी के जस्ट पहले क्या आता है ए से याद रखेंगे आसाम। ठीक है, ऐसे एक चीज़ याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं कि आसाम ने लॉन्च किया है बायू क्लीन एयर मूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि बी से बायू है और बी से ही बिहार होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ए से असम। ठीक है, और ए पे कंफ्यूज नहीं होना है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो याद रखिएगा असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव जिसका नाम है बायू। ठीक है, बायू जो कि एक क्लीन एयर मूवमेंट इनिशिएटिव है जिसमें क्या होगा, जो असम की सिटीज़ की एयर क्वालिटी है, जो वायु की गुणवत्ता है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी।